वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। फर्स्ट एड एंड हेल्थ में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में। आज का जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है आज की, यानी कि आज के वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 3 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। फर्स्ट एड एंड हेल्थ को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य ये आपके जो है प्रश्न पत्र का नाम है। को करिकुलर कोर्स आपको बीए के सेकंड सेमेस्टर में, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में और बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, आप किसी भी कोर्स में दाखिला लिए हैं, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में फर्स्ट एड एंड हेल्थ सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, उसी प्रकार से आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आप मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन पढ़ोगे, यानी कि आप ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ोगे। आप फोर्थ मतलब कि जो है थर्ड सेमेस्टर में। आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। फिफ्थ सेमेस्टर में आप जब जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आप एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से छठवें सेमेस्टर में भी आपको को करिकुलर पढ़ना पड़ेगा। तो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का सिलेबस सेम होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। तो दुनिया की दुनिया की क्या लगभग जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो परीक्षाएं करवाती हैं यूनिवर्सिटीज, उसमें आपको को करिकुलर कोर्स में रूप में यही मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है, वो भी हमारा चैनल है। और चैप्टर नंबर 2 और बाकी के भी वीडियोस जो होंगे, यानी कि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे बीए करियर पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो चैप्टर नंबर 3 से बनने वाली एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट एड रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका मतलब होता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। यानी श्वसन तंत्र से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं, सबसे पहले उसके कुछ जो है फैक्टर्स को समझेंगे, फिर उसके बाद में उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ये पढ़ने का जो सिलसिला है ये थोड़ा अलग रहेगा, चूँकि इसके बहुत सारे चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली बात इसमें कि श्वसन तंत्र से संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा है, यानी कि फर्स्ट एड रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, इससे बनने वाले पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझेंगे। फिर उसके बाद में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि एक आपका टेस्ट इसके बाद में हो जाएगा। तो इससे आप क्या होगा कि आप समझ भी लेंगे और ऑब्जेक्टिव आपका तैयार भी होता रहेगा। पहला पॉइंट ये है कि जब वायु अंदर विशिष्ट अंगों या फेफड़ों में पहुंचती है तो वहां इसमें से ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है। ऑक्सीजन मतलब कि जो ऑक्सीजन हवा होती है, ये रुधिर यानी वायु आपके शरीर में जाती है। तो जो वायु आप लेते हैं, हम और सांस ग्रहण करते हैं हम और आप, तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाती, उसमें नाना प्रकार की गैसें यानी तमाम प्रकार की गैसें जो कि वातावरण में विद्यमान रहती हैं, वो सारी गैसें आपके नाक के माध्यम से अंदर जाती हैं। जिनमें से जब ये सारी चीज़ जाती है तो फेफड़ों में पहुँचती हैं। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होता है वो खून में चला जाता है, रुधिर में मिल जाता है। रुधिर माने खून में, ठीक है? जबकि इसमें जो उपस्थित जो दूषित गैस होती हैं, वो कोशिकाओं में बनी रहती हैं और कोशिकाओं में बनी बनी थी, वायु में आ जाती हैं और यह क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। यानी कि मतलब कि खराब गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं फिर, ठीक है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो बाहर निकल आती है। आप कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में लेते हैं और उसका यूज़ शरीर कर लेता है और बाकी गैसें जो होती हैं वो बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो यही यही क्रिया आपकी श्वसन क्रिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और इस क्रिया में जो तमाम प्रकार के तंत्र मदद करते हैं, तमाम प्रकार के अंग जो मदद करते हैं, उन्हीं अंगों के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र बोलते हैं हिंदी में। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन शरीर के विकास, पेशीय क्रिया, पाचक रसों का निर्माण तथा शारीरिक क्रियाकलापों में योगदान देता है। ऑक्सीजन शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है, नियमित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यानी ऑक्सीजन के ये काम हो गए, शरीर में बहुत काम होता है ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो शरीर जीवित ना रह सके। श्वसन क्रिया में दो क्रियाएं बेसिकली होती हैं, कौन कौन सी? पहली क्रिया है उच्छ्वास और दूसरी है प्रश्वास। जो उच्छ्वास होता है ये शुद्ध वायु को शरीर के भीतर खींचने की क्रिया होती है, जबकि जो प्रश्वास होता है ये जो अशुद्ध वायु होती है,
जब हम बाहर निकालते हैं अपनी नाक से वायु, तो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को प्राश्वास कहते हैं। यानी पहले हम क्या करते हैं, उच्छ्वास करते हैं, जब हम अपने सांस को मतलब कि हवा को अंदर खींचते हैं नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, तो उच्छ्वास की क्रिया कहलाती है। और जब हवा जो अशुद्ध हवा होती है, जब उसको बाहर निकालते हैं अपनी नाक या मुंह के माध्यम से, तो प्रश्वास कहलाती है। ये दो क्रियाएं होती हैं बेसिकली श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वसन क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, उच्छ्वास और प्रश्वास, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, जब किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से सांस लेने में कोई कठिनाई का अनुभव होता है, तो यह स्थिति श्वसन अवरोध कहलाती है। श्वसन अवरोध क्या होता है? श्वसन में अवरोध या श्वसन में रुकावट हो जाना। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से क्या होता है, सांस लेने में कोई कठिनाई होती है, उसका अनुभव होता है कठिनाई का, तो वही क्रिया श्वसन अवरोध कहलाती है। अगला पॉइंट, वायु के मार्ग में आंशिक यानी कुछ या पूर्ण यानी कि पूरा का पूरा रूप से रुकावट सांस अवरोधन कहलाता है। ठीक है, सांस अवरोधन क्या होता है? वायु के मार्ग में आंशिक या पूर्ण रुकावट या रूप मतलब पूर्ण रूप से वायु का रुक जाना या वायु मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाना सांस अवरोधन कहलाता है। अगला पॉइंट, यदि पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो, तो उसे सांत्वना देकर के विभिन्न विधियों के द्वारा सहायता पहुंचानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, पानी के भीतर जब किसी व्यक्ति की सांस क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? डूबना कहते हैं। यही सबसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगला प्रश्न, पानी में पीड़ित व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु फेंकें जिसकी मदद से पीड़ित तैर कर या उसको पकड़ करके बाहर आ सके। जब भी पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, तो उसको आप जाएंगे बचाने, तो आपके ऊपर ही कूद कर चढ़ लेगा। ऐसी स्थिति में डूबते हुए को बचाना एक प्रकार से अगर आपको है, तो आप एक जो है डंडा या कोई मतलब कि कपड़ा वगैरह अगर आप उसके साथ उसके पास फेंकेंगे, तो उसको पकड़ करके वो उसके ऊपर मतलब पकड़ लेगा तो बच जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे खुद जाएंगे वहां पर बचाने, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, तो चूंकि वो डूब 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 रहा होगा, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उसकी जान जा रही होगी, तो ऐसी स्थिति में वो कूद कर आपके ऊपर चढ़ लेगा बचने के चक्कर में। वो चाहेगा नहीं कि आप डूब जाओ, लेकिन वो ऐसा रिएक्शन ही हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो इसीलिए उसको कुछ दूर से कुछ चीज़ें फेंकनी चाहिए किसी जो बचाने जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश है, तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए। ये प्रथम जो चिकित्सा होती है उसके नियम होते हैं। गले में सूजन होने की समस्या अधिकतर ठंडे मौसम में होती है। प्रश्न आपसे बनेगा कि गले में सूजन की समस्या किस मौसम में होती है? तो ठंडे मौसम में होती है। इस दौरान श्वसन संबंधी रोग भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं ठंडी के महीनों में। गले में सूजन होने पर कई लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, उल्टी होना, जी घबराना, ये सब रोग आपको मिलेगा। मतलब ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेंगे गले में सूजन से। बुखार और गले में दर्द रहेगा, निगलने में कठिनाई होगी, सांस लेने व बोलने में दर्द का अनुभव होगा। ये सब गले में सूजन होने पर ये सब लक्षण दिखाई पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, गले में सूजन के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे काली खांसी आएगी तो गले में सूजन हो जाएगी, खसरा रोग है तो भी हो जाएगा, इसके अलावा एडिनो वायरस है तो भी, इसके अलावा चिकन पॉक्स या ग्रुप ए स्टेपोकोकस बैक्टीरिया, इसके कारण से भी गले में सूजन हो सकते हैं। तो ये कई कारण हैं जिनके कारण से गले में सूजन हो सकती है। अच्छा, गले में सूजन हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप गर्म पानी में नमक डाल करके उसको 3-4 बार गरारे अगर करेंगे, तो गले में सूजन जो होती है दूर हो जाती है। ठीक है, खांसी अगर आपको आ रही है, गले में जो है कोई दिक्कत है, खराश है, तो आप गर्म पानी मतलब में नमक मिला लें, मतलब कि थोड़ा सा नमक मिला लें और उसके बाद में गरारे करें उससे, तो आपका जो गले की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो है धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड मिले रहने से रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता तेजी से प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण से दम घुटने लगता है। तो ये एक प्रकार से धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिली है तो ऐसा होता है। वैसे धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है। अगर मिली है तो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता तेजी से प्रभावित होती है इससे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि रोगी को धुएं में सांस लेने में निम्नलिखित लक्षणों का अनुभव हो, तो चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, जैसे कि कर्कश आवाज़ हो जाए, सांस लेने में कठिनाई हो जाए, लंबे समय तक खांसी आए या मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सक की सहायता लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अगला पॉइंट है कि विषैली गैसों से दम घुटने पर दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान ये सब खोल देना चाहिए। जब भी विषैली गैस आए और आपका दम घुटने लगे या आपको धुआं आपके घर में हो जाए, आप कभी अगर मॉर्टिन लगा करके अगर आप सो रहे तो थोड़ी देर तक आप अगर मॉर्टिन लगाएंगे तो धुआं जब फैल जाएगा,
उसके बाद में आप थोड़ा सा खिड़की वगैरह खोल दें ताकि मार्टिन के जो धुएँ हैं बाहर निकल जाएँ, जब मच्छर आपके भाग जाएँ उसके बाद में, ठीक है? तो ऐसा स्थिति मतलब ऐसा करना चाहिए, इससे विषैली गैसें दूर हो जाती हैं, नहीं तो दम घुटने लगता है। कभी-कभी ऐसे बाद में मृत्यु भी हो सकती है अगर आप दरवाज़ा बंद करे रहेंगे और धुआँ अंदर फैलता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा, बहुत ज़्यादा धुआँ हो जाएगा तो उससे दम घुटने से मृत्यु भी लोगों की हो सकती है। उचित श्वसन के लिए ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु में सांस लेनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए इससे बनने वाले कुछ प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास मैं करूँगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 4, 5, 6 तमाम चैप्टर्स आपके आते रहेंगे, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास रहेगा। तो अभी तक आपने जो पढ़ा इसी से प्रश्न आपके बनेंगे। प्रश्न श्वसन तंत्र से संबंधित अंग इनमें से कौन सा है? श्वसन तंत्र से संबंधित अंग में आपका गला या कंठ आता है, श्वसन तंत्र भी आता है और फेफड़े, ये तीनों आते हैं, डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है श्वसन क्रिया की उपक्रियाएं हैं। श्वसन क्रिया की उपक्रियाओं में प्रश्वसन और निश्वसन दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त दोनों, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है किस बीमारी में गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे किए जाते हैं? तो गले में जब सूजन हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसमें गर्म पानी में नमक डाल करके गरारा किया जाता है, गले में सूजन जो होती है खत्म हो जाती है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, गर्म पानी के गरारे करने से क्या होता है? गर्म पानी के गरारे करने से सूजन गले की कम हो जाती है, संक्रमण का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त जो है दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पांचवा प्रश्न है कि किसमें प्रवेश करने पर वायु प्रणालियों का विभाजन शाखा प्रशाखाओं में हो जाता है? बताएं फटाफट से, किसमें प्रवेश करने पर वायु प्रणालियों का विभाजन शाखा प्रशाखाओं में हो जाता है? तो फेफड़े, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, किसके आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं? बताएं किसके आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं? तो वक्षीय गुहा के आयतन में परिवर्तन होने से या उसमें वृद्धि होने से, बढ़ोतरी होने से फेफड़े फैल जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न है, धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी पर सीधी चोट के कारण से हो सकती है? श्वसन पथ, ग्रास नली, स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र? तो श्वसन पथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी श्वसन पथ पर सीधी चोट के कारण हो सकती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, वायु मार्ग में धुएं के तरल पदार्थ जमा होने पर वोकल कार्ड में हो सकता है क्या? वोकल कार्ड में ऐंठन हो सकती है, सूजन हो सकती है और ऊपरी वायु मार्ग में कसाव भी हो सकता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। नौवां प्रश्न आपसे बन सकता है, गले में सूजन या फोरिजाइटिस होने पर क्या परेशानी होती है? बताएं गले में सूजन या फोरिजाइटिस होने पर क्या परेशानी होती है? तो ऐसी स्थिति में गले में दर्द होता है, जलन भी गले में होती है, खुजली भी होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी यानी ये सभी। 10वां क्वेश्चन है, गले में सूजन होने की आशंका ज़्यादातर किस मौसम में होती है? तो ठंडे मौसम में होती है, मैंने बताया था ये प्रश्न पूछा जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में एक स्वस्थ मनुष्य को 1 मिनट में कितनी बार सांस की क्रिया होनी चाहिए या उसको लेनी चाहिए? तो लगभग 15 से 18 बार अगर वो सांस लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति तो ठीक ठाक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन क्रिया में कितना समय लेते हैं? वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन में लगभग 4 सेकंड का समय लेते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अस्थमा किस कारण से होता है? अस्थमा या दमा जो होता है ये एलर्जी, ठंड, धूल, धुआं, मानसिक दबाव इन सभी कारण से हो सकता है, डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बैठना चाहिए? अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को साफ हवा वाले स्थान पर बैठना चाहिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है? बताएं श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है? श्वसन दर पर चिंता, विपत्ति, भय इन सभी का प्रभाव पड़ता है। भागने दौड़ने व्यायाम का भी प्रभाव पड़ता है, खेलने कूदने इन सभी का प्रभाव श्वसन दर पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 16 नंबर क्वेश्चन है, वायु मार्ग में आंशिक या पूर्ण रुकावट को क्या कहते हैं? वायु मार्ग में आंशिक या पूर्ण रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा ही अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया के द्वारा ही अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ठंड में कौन कौन से मतलब ठंड में कौन से रोग अधिक फैलते हैं? श्वसन संबंधी रोग जो है ठंड में ज़्यादा फैलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, गले में सूजन के लक्षण किसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं? वायरल संक्रमण या बैक्टीरियल? दोनों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों। गले में सूजन के लक्षण इन दोनों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, वायरल संक्रमण और बैक्टीरियल संक्रमण। अगला प्रश्न 21 नंबर, मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है? मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई जो है दम घुटने पर, गला घुटने पर और फांसी लगने पर। इन तीनों स्थितियों में मनुष्य को श्वास लेने पर कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, हमारे शरीर को अधिक कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है अधिक ऊर्जा की, अधिक पानी की या एंजाइम की या विटामिन की? बताएं। तो हमारे शरीर को अधिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा यानी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अच्छा है। प्रश्न है, श्वसन तंत्र में किस अंग का आकार बॉक्स की भांति होता है? तो स्वर यंत्र का जो आकार होता है ये बॉक्स की भांति होता है श्वसन तंत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, वायु नालिका कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? वायु नालिका कितने सेंटीमीटर लंबी होती है भैया? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आराम ना मिलने पर इनहेलर की दूसरी खुराक कितनी देर में ले सकते हैं? लगभग 3 मिनट में आप ले सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अस्थमा के पीड़ित को अस्थमा के पीड़ित को छाती में जकड़न होती है, बेचैनी और घबराहट होती है, श्वसन क्रिया में कठिनाई भी होती है। ये तीनों जो है जो अस्थमा के पीड़ित होते हैं उनको होती है। तीनों सिचुएशन इनके सामने आती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, गले की सूजन में किसी प्रकार की तकलीफ ना बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए? इसके लिए गर्म और नरम भोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि गले की सूजन में किसी प्रकार की तकलीफ ना बढ़े। अगला प्रश्न है, अस्थमा होने पर क्या क्या आता है? मतलब अस्थमा होने पर क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है, बिल्कुल होती है। सांस छोड़ने में भी कठिनाई होती है, लेने में भी कठिनाई होती है, बोलने में भी कठिनाई होती है अस्थमा होने पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। प्रश्न है, श्वास अवरोधन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए? श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मुंह पर पानी के छींटे मारने चाहिए, या सीपीआर करना चाहिए, या कुर्सी पर बैठाना चाहिए, या लिटा देना चाहिए? सीपीआर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है पहली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा जा करके। तो श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको सीपीआर करना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के भीतर जब व्यक्ति की श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, निरुक जाती पानी के भीतर सांस क्रिया व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? डूबना, तैरना, दौड़ना या कूदना? तो पानी के भीतर जब व्यक्ति की श्वास क्रिया रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को डूबना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्नों को आप लोगों ने समझ लिया। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपके लगभग 30 प्रश्नों को आप लोगों ने समझ लिया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी जो अगला आपका चैप्टर होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे रक्त परिसंचरण व हृदय संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके बारे में, यानी फर्स्ट एड रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि वहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में बने हैं। तो वहाँ से बनने वाले बहुत ही प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो समझेंगे। इसके अलावा पहले मैं कुछ पॉइंट के बारे में चर्चा करूँगा, जैसे पॉइंट टू पॉइंट में कुछ तथ्य आपको बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद में एक आपका टेस्ट लगाता हूँ। ऐसे ही आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? तो वैसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हर एक चीज़ को समझेंगे। तो रक्त प्रसंचरण और हृदय संबंधित प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग 5वें चैप्टर में घावों तथा चोटों
से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा को देखेंगे। फर्स्ट एड रिलेटेड टू वॉन्ड एंड इंजरीज, तो फिर उसको समझने के बाद में जो है हम छठवें चैप्टर में हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं प्राथमिक चिकित्सा के, उसको समझेंगे। और उसके बाद में आपकी इकाई नंबर 1 जो होगी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में इकाई नंबर 2 में हम आएँगे, यानी 6 चैप्टर्स आपके हो जाएँगे इकाई नंबर 1 के। फिर उसके बाद में इकाई 2 में हम समझेंगे। ऐसे-ऐसे करके हम लोग चारों इकाइयों को आपको समाप्त कर देंगे। 4 इकाई आपको पढ़नी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ओके? तो विस्तार से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको जो यूनिट 2 है, यूनिट सेकंड में भी आपको ऐसे ही लगभग 5-6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको एक-एक चैप्टर में मैं आपको समझा दूँगा। तो इस तरीके से पूरा आपको जो है सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।